चलिए अब नया टॉपिक देखते हैं, कॉमन टेंजेंट्स। दो सर्कल के ऊपर दो कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी हो सकती है वो चेक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं दो सर्कल बना लेता हूँ। एक बड़ा, दो आइडेंटिकल नहीं बनाऊंगा, दो डिफरेंट साइज के बनाऊंगा। ठीक, लेट्स से ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर है C1 और जिसकी रेडियस है R1, और ऐसे ही कोई दूसरा सर्कल हुआ जिसका सेंटर है C2 और रेडियस है R2, सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब रेडियस ये जो है ये से बड़ी है। और अपने पास केसेस क्या क्या बन सकते हैं दो सर्कल्स को लेके। एक, केस 1, नॉट टचिंग and lying outside, lying outside पता नहीं क्या भाषा लिख दी सर आपने, आसान भाषा लिख रहा हूँ, टेक्निकल में मत जाना। यहाँ पे हर बार बोलता हूँ टेक्निकल, पर यहाँ मत जाना। lying outside मतलब इसके अंदर नहीं है, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, एक ये सर्कल आ गया और एक ये सर्कल आ गया छोटा, यही केस बनेगा। अब देखना, लेट्स से ये कोई सेंटर ले लिया मैं C1, ये C2 ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसकी रेडियस मुझे पता है R1 है, इसकी रेडियस मुझे पता है R2 है। तो R1 प्लस R2 मतलब दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विच इज C1 C2। C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी। अगर मैं बोलूं R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 C2, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के बाहर लाई करता है, ये केस बनता है। R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 C2। ठीक, मतलब C1 C2 ये डिस्टेंस बड़ी है। R1 देखो कहाँ तक होगा, यहाँ तक ही तो होगा R1, और R2 कहाँ तक होगा, यहाँ तक। तो R1 प्लस R2 से तो बड़ा ही आ रहा है ना अपना C1 C2। तो ये चीज़ समझ में कि इस केस में क्या हमारा फिगर बन रहा है। अब इनकी कॉमन टेंजेंट्स देखते हैं। एक तो ये हो सकती है ऊपर से जाती हुई, एक नीचे से जाती हुई हो सकती है इस तरह की, एक इस तरह की क्रॉस हो सकती है जो यहाँ पे टच करी और यहाँ टच करी, एक ऐसे ऊपर की तरफ से क्रॉस आ सकती है जो यहाँ से टच करती निकली। तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन गई, 4। So 4 common tangents। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि ये केस है तो बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। अब ये जो ऊपर वाली है इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब चलती जा रही है सीधी सीधी। ठीक, और ये जो क्रॉस कर रही है इस तरह से ऊपर से नीचे जो जा रही है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दिस वन एंड दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दिस वन एंड दिस वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस हो गई, डायरेक्ट मतलब सीधी सीधी हो गई, बस ऐसे समझ लो आसान भाषा में। ठीक है, तो आई होप ये केस समझ में आया होगा कि R1 प्लस R2 अगर छोटा है सेंटर्स के डिस्टेंस से, तो उस केस में हमारे पास 4 कॉमन टेंजेंट्स आती हैं, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अब देखना केस 2 क्या कह रहा है, बोथ सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। मतलब अगर ये कोई बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे मानो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से। ठीक, तो लेट्स से ये सेंटर अपना C1 है, ये C2 है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। दिस इज C1, दिस इज C2। तो दिस लेंथ इज R1 यहाँ तक और यहाँ से R2। तो इक्वल आ गया ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू C1 C2। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स।
ठीक, तो अब इसमें कॉमन टेंजेंट्स देखते हैं कितनी बनेगी। एक तो ये बन गई, ठीक, एक जो नीचे से आ रही होगी वो बन गई, एक देखना एक ये तीसरी बन गई जो दोनों को इस तरह से टच कर रही है उसी पॉइंट पे जहाँ पे ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे अपन, 3 कॉमन टेंजेंट्स, मतलब केस इन विच both the circles touch each other externally or sum of their radius is equals to distance between the centers, then number of common tangents is 3। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब देखिए केस 3 के अपने पास 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है और ये लेट से दोनों के सेंटर हो गए C1 C2। अब देखना C1 C2, R1 तो यहाँ तक है, R2 यहाँ तक है, तो R1 प्लस R2 तो हमेशा ही बड़ा होगा क्योंकि R1 प्लस R2 में ये पार्ट तो 2 बार आ गया ना जो कॉमन सेक्शन है, तो C1 C2 से तो बड़ा हो गया। तो केस क्या बन गया, R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2। तो इस केस में देखना अपने पास टेंजेंट्स कितनी आई, एक तो ये ऊपर वाली आ गई और ऐसी एक नीचे वाली आ गई, 2 कॉमन टेंजेंट्स। So 2 common tangents, ठीक। तो केस क्या हुआ, R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2, मतलब सम ऑफ रेडियस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, या फिर क्या कह सकते हैं कि 2 सर्कल्स आर टचिंग इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक। तो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी अपने पास, 2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है केस 4 में, बोथ द सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली, मतलब ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, तो लेट्स से इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है और ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक। ये सेंटर C1, ये सेंटर C2, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है R1 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है R2। तो R1 में से R2 हटा दूं तो C1 C2 के बराबर आ जाएगा, तो वही मैंने केस लिखा है कि दैट R1 माइनस R2 इक्वल्स टू C1 C2। यहाँ पे चाहो तो मॉड लगा लो, उसका पर्पस क्या है अपना कि R1 अगर बड़ा है या R2 अगर बड़ा है, बस इसलिए अपन ने अज्यूम किया था R1 बड़ा है तो उस हिसाब से हमने R1 माइनस R2 लिखा है। तो यहाँ पे मॉड लगा लोगे तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा, अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी, एक, जो ठीक उसी पॉइंट पे टच कर रही होगी जहां पे ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो गई, 1। सो 1 कॉमन टेंजेंट इन दिस केस, ठीक। केस कौन सा हो गया, जब दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो या फिर दोनों के रेडियस का डिफरेंस उनके सेंटर्स की डिस्टेंस का इक्वल है, ठीक। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। तो देखिए 5th एंड फाइनल केस देखते हैं जिसमें क्या कह रहा है, अ सर्कल इज लाइंग इनसाइड अनदर सर्कल, मतलब अगर बाहर वाला सर्कल है उसके अंदर कोई सर्कल है तो डेफिनेटली बाहर वाला तो बड़ा हो गया, अंदर वाला छोटा हो गया। तो देखो अभी तक हमने केसेस क्या देखे थे, पहले तो दोनों बाहर थे एक दूसरे के, टच ही नहीं कर रहे थे। दूसरे में इसको धक्का दिया और टच करा दिया, तीसरे में थोड़ा और धक्का दिया और दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया, चौथे में इसको और धक्का दिया और इसको अंदर टच करा दिया। लास्ट वाले में क्या होना चाहिए, ये अंदर आ जाना चाहिए इसके, ठीक है। सो अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो देखना क्या बनेगा, लेट्स से कोई बड़ा सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल मैं डाल देता हूं यहाँ पे, और लेट्स से ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2 और ये मैंने ज्वाइन किया। तो ये टोटल डिस्टेंस तो R1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, और ये वाली डिस्टेंस R2 हो गई। अब R1 में से, इस पूरे में से R2 हटाऊं तो एक तो ये पार्ट बचा और एक ही छोटा पार्ट बचा, तो मतलब R1 माइनस R2 विल बी ग्रेटर देन C1 C2, ये केस बन गया। अब इसमें नो कॉमन टेंजेंट, अपने पास कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे कोई कॉमन टेंजेंट आ सके, सो नो कॉमन टेंजेंट, ठीक। आई होप ये 5 केसेस आपको समझ में आए होंगे। अब इनको चलो नटशेल में लिख देते हैं कि हमारे पास केसेस क्या क्या हैं और हमारे पास कॉमन टेंजेंट्स कितनी आई हैं।
तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुए हैं। तो सबसे पहला केस ले लेता हूं। केस 1 क्या था अपना, R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 C2। ये पहला केस था। इसमें यहां लिख देते हैं केस और यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स CT। ठीक, और चाहो तो यहां पे एक छोटा सा डायग्राम भी ले सकते हो। डायग्राम, तो पहला केस हो गया अपना R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 C2, मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 हो गए। और डायग्राम देखना चाहो तो इस तरह से कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लाई कर रहे हैं। ठीक, केस 2 जब टच कर रहे हैं तो मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू C1 C2। तो इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगी, 3। और ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच, इस तरह से। ठीक, फिर तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस क्या था अपना, जब R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2, मतलब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने थे अपने पास, 2। फिर नेक्स्ट केस क्या आ गया था, फोर्थ, जब R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू C1 C2 था, मतलब टचिंग इंटरनली। तो अगर डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी थी, 1। फिर फाइनल केस देखते हैं क्या आता है, फिफ्थ केस, दैट R1 माइनस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2, मतलब एक के अंदर दूसरा लाई करता है। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कॉमन टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉमन टेंजेंट्स मतलब दो सर्कल के ऊपर ही होंगी। कॉमन मतलब दो जनों में तो होगी, 2 में या 3 में या 4 में। कॉमन तो तभी होगा तो जब एक से ज़्यादा होगा, तभी कॉमन कह सकते हैं। तो कॉमन के केस में हमें ये तो समझ में आया 2 सर्कल होंगे। तो उसके 5 केस हमने देख लिए। एक बार जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, एक बार जब टच कर रहे हैं, एक बार जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार जब टच कर रहे हैं इंटरनली, मतलब एक के अंदर दूसरा है पर उसके बाउंड्री वॉल को टच कर रहा है। और लास्ट केस क्या हो गया, एक के अंदर दूसरा आ गया। तो हर केस में हमने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देख ली। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आया कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगी कितनी, पर इसकी लेंथ भी तो निकालनी है कि ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी आती है अपनी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक वो उठाते हैं। चलो आओ अब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। तो जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 2 तरह की कॉमन टेंजेंट होती है। एक तो डायरेक्ट जो सीधी जाती है और एक ट्रांसफर जो टेढ़ी जाती है। एक की नीचे से निकली और एक के ऊपर की तरफ से। और डायरेक्ट मतलब जो या तो ऊपर ऊपर रह गई या नीचे नीचे रह गई। चलो आओ देखते हैं इसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक बड़ा सर्कल ले लिया और एक छोटा सर्कल ले लिया। लेट्स से इस बड़े सर्कल का सेंटर है C1 और इस छोटे वाले का सर्कल है C2। और लेट्स से ये कोई अपनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जा रही है यहाँ से ऐसे पास करते हुए। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। मतलब ये टेंजेंट कहाँ बना रही है, सर्कल पे P पे और इस पे Q पे। मैं P को C1 से ज्वाइन कर देता हूँ पहले। और ये मेरे को नोन है कि दिस रेडियस इज R1 एंड दिस रेडियस इज R2। ऐसे ही मैं Q को C2 से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, अनदर थिंग आई एम डूइंग इज C1 को C2 से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। C1 C2 क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो अब मैं C1 C2 के एक पैरेलल लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ। देखना चमत्कार, ये लाइन C1 C2 के पैरेलल है। तो अगर ये R2 है तो ये भी तो R2 होगा, राइट। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक, ये 90 अपने को पता है, ये 90 होता है। टेंजेंट मेक्स 90 विद द सेंटर, तो जो लाइन होगी वो 90 बनाएगी। लेट्स से ये पॉइंट Q डैश है, तो पी क्यू डैश क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज R1 एंड दिस इज R2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, R1 माइनस R2। तो अब देखना, इन ट्राइंगल पी क्यू क्यू डैश, पी क्यू क्यू डैश
इसमें अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, उदाहरण सूत्र लगाना चाहूँ, तो क्या लिखूँगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू क्यू डैश स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, क्यू क्यू डैश, अगर ये पैरेलल है तो C1 C2 के इक्वल होगा, तो C1 C2 स्क्वायर माइनस पी क्यू डैश, ये क्या होगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू क्या आ गया यहाँ से, होल रूट ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, दैट्स द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर ऐसे लिखना चाहें DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसकी लेंथ क्या आ गई, रूट ओवर C1 C2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, चलो अब अभी तो अपन ने निकाली डायरेक्ट की, अब निकालते हैं ट्रांसवर्स की। ठीक है, चलो अब निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी क्या, जो क्रॉस ओवर करेगी, मतलब इसके नीचे से जाएगी तो उसके ऊपर से जानी चाहिए दूसरे वाले के। तो लेट्स से ये दूसरा छोटू सर्कल है, एक मोटू सर्कल है, एक छोटू सर्कल। ठीक, तो लेट्स से ये कोई टेंजेंट होनी चाहिए अपनी, इस तरह से जाती हुई। ये पॉइंट अपन P मान लेते हैं, ये पॉइंट अपन Q मान लेते हैं, इसका सेंटर अपन C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R1। ठीक, सेम चीज़ करते हैं, C1 को C2 से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब देखना मैं C1 को P से ज्वाइन कर रहा हूँ और Q को C से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक, ये इसके परपेंडिकुलर है, PQ के C1P PQ के परपेंडिकुलर है एंड C2P भी PQ के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, लेट्स से थोड़ा सा पैरेलल टाइप दिखना चाहिए, कुछ इस तरह से, तो मतलब ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है ना। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं इस तरह से और ये पॉइंट बोल देता हूं Q डैश। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90। ठीक, तो ये क्या एक रेक्टेंगल बन गया अपना बेसिकली। तो अब देखना इस रेक्टेंगल में मैं क्या देख रहा हूँ, ट्राइंगल C1 Q C2 इन ट्राइंगल C1 C2 Q। अब ये C1 Q किसके इक्वल होना चाहिए, PQ के, तो C1 Q स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और अगर ये बेस है तो ये क्या हो गया Q C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 C2 स्क्वायर। ठीक, अब देखना Q C2 अगर ये पैरेलल है तो C1P और Q डैश, ये Q डैश, ये Q डैश लिखना भूल गया मैं इधर, सॉरी। तो ये कितना होना चाहिए R1 और ये कितना होना चाहिए R2। तो Q डैश C2 ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 और C1 Q डैश ये कितना होना चाहिए PQ। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू C1 C2 स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से PQ क्या आ जाएगा, रूट ओवर C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये किसकी लेंथ है, TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो अब देखो अगर TCT इसको PQ को हटा दूं तो TCT क्या हो गया मेरा, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। और DCT अगर लिखना चाहूँ तो ऑलमोस्ट सेम है, बस एक साइन का फर्क है, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं दोनों को यहाँ बनाऊँ, अब आप देखना कुछ चीज़ नोटिस करना, अगर ये DCT है और ये TCT है तो ये तो दिख रहा है ना कि ये लेंथ इससे डेफिनेटली छोटी होने वाली है, तो TCT हमेशा DCT से छोटा होगा। अब TCT में क्या किया अपन ने, ये माइनस कर रहे हैं तो ज़्यादा माइनस करेंगे और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो कम माइनस करेंगे। तो मतलब TCT अगर निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस सम ऑफ
रेडियस का स्क्वायर, और अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब DCT निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आई होप आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट दोनों का डेरिवेशन समझ में आया होगा, दोनों की लेंथ समझ में आई होगी। डेरिवेशन समझ में नहीं भी आया हो, अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको डेरिवेशन सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या है, हर चीज़ की वाई क्या है, कहाँ से उद्गम हुआ है उस चीज़ का, उद्गम स्थल पता होना चाहिए, ताकि आपको कभी निकालना भी हो एग्जाम में, आप ये फॉर्मूला भूल गए तो आप बेसिकली ये बना के सॉल्व कर सकते हो कि आप एग्जाम में बैठे और आपको याद आया कि यार मैं DCT TCT भूल गया हूँ, और अभी आपके एग्जाम शुरू होने में 10 मिनट हैं, फटाफट सॉल्व करो और निकाल लो, क्योंकि आपको तरीका तो पता ना किस तरह से निकालना है। तो बाई चांस कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से कर लिया करो, इसलिए आपको बताया जाता है कि ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक है, कुछ चीज़ें जिनकी वाकई में कोई वैल्यू नहीं होगी वो मैं खुद ही नहीं बताऊंगा, जिसकी लगता है मुझे वैल्यू है, जो आपको काम देने वाली है, तो उनके डेरिवेशन और उनका प्रूफ मैं हमेशा बताता रहूँगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑन 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स, मतलब 2 सर्कल दे रखे हैं जिनकी रेडियस क्या है, एक की R1 हो गई 12 सेंटीमीटर्स और R2 हो गई 4 सेंटीमीटर्स, और DCT की लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर्स, तो DCT हो गया अपना 15 सेंटीमीटर्स। तो हमें निकालना क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, मतलब C1 C2। ठीक, तो अब DCT का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे DCT होता क्या है, रूट ओवर C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक, तो DCT की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 15, तो ये लिख दी मैंने 15 इक्वल्स टू C1 C2 मुझे निकालना है, तो C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ 12 एंड R2 का रख देता हूँ 4 स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है C1 C2, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 स्क्वायर। अब देखना ये 8 स्क्वायर बना माइनस का, C1 C2 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो अब देखना इसको आगे क्या करता हूँ, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 C2 स्क्वायर। तो ये क्या होता है, C1 C2 स्क्वायर हो गया अपना 225 प्लस 64, तो यहाँ से C1 C2 स्क्वायर कितना आ गया 289, तो यहाँ से अपन C1 C2 कितना निकाल सकते हैं 17 सेंटीमीटर्स। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमें क्या दे रखा था DCT, और हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, मतलब C1 C2। R1 गिवन था, R2 गिवन था। तो किसी भी इस इक्वेशन में या किसी भी क्वेश्चन में हमें 4 में से 3 क्वांटिटी मिलेंगी और एक हमें निकालनी पड़ेगी, मतलब एक अननोन होगी और बाकी 3 नोन होंगी। यहाँ पे देखो DCT C1 C2 प्रोडक्ट नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है। ठीक है, R1 R2 ये 4 क्वांटिटी हुई, 4 में से हमें कोई 3 मिलने वाली है और एक हमें निकालनी होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब हमें TCT की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, मतलब हमें R1 गिवन है लेट्स से 8 सेंटीमीटर्स, R2 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है 13 सेंटीमीटर्स, और हमें निकालना क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT। ठीक, तो TCT का फॉर्मूले में इसको डायरेक्ट रख देते हैं अपन। क्या आता है फॉर्मूला अपना, रूट ओवर C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। C1 C2 हमें कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर्स, तो मतलब 13 स्क्वायर माइनस R1 है 8 और R2 है 4, सो 8 प्लस 4 होल स्क्वायर, सो दिस इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक, ये कितना आएगा चेक करें तो 169 माइनस 144, तो ये आ गया रूट ओवर 25, तो मतलब TCT की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। पिछले वाले में तो हमें क्या था, DCT गिवन था, C1 C2 निकालना था। इस वाले में हमें TCT निकालना है और C1 C2 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है। ठीक, सो आई होप आपको कॉमन टेंजेंट्स की जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है और जितने भी डेरिवेशन कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। और
इससे पहले सर्कल्स में जितनी भी आपको एरिया के क्वेश्चंस या एरिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ें बताई हैं या जो भी थ्योरम्स पढ़ाई हैं, आई होप वो सारी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, और जितने डाउट्स आते हैं वो डिस्कस कीजिए उनको। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसिकली आपको क्या एक्सपोजर चाहिए कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने हैं अपने को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। मतलब हमने एक वैरायटी के 5 क्वेश्चन कर लिए, 4 कर लिए, बहुत है। उसके बाद मूव ऑन टू डिफरेंट वैरायटी। एक वैरायटी के 10-15 सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको वैरायटी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उसको किस तरह से आंसर करना है। तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आते हैं वो सारे टाइम बाउंड होते हैं। क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे हमें, पर वो क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व करना है, हमें 2 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व नहीं करना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कैलकुलेशन, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी कैलकुलेशन तेज़ करो। कैलकुलेशन तेज़ करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, फ्रैक्शंस, ये सारे रटे हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं वहाँ बैठ के निकाल रहे हैं, फिर तो हो गया कल्याण। क्योंकि आपने लगा दी अगर 1 मिनट सिर्फ कैलकुलेशन में, फिर तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओ पेपर। आप तो पेपर से पहले ही आउट हो गए, आप कैलकुलेशन के बेसिस पे पेपर से बाहर हो गए, आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेशन तेज़ करनी है। फिर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख के आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसे। अगर वहाँ सोचने बैठ गए और आपने 15 से 20 सेकंड सोचने में लगा दिए तो आपका वो टाइम खत्म हो गया। क्योंकि जो बच्चा पहले से तैयार होकर बैठा है उसने 15 से 20 सेकंड बचा लिए। अगर हर क्वेश्चन पर उसने 15 से 20 सेकंड बचा लिए, 10 क्वेश्चन में उसने 2.5 मिनट बचा लिए। 2.5 मिनट मतलब वो अपने 2 से 3 क्वेश्चन और कर सकता है, और 2 से 3 क्वेश्चन तो कट ऑफ आपकी पार करवा देगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमें कैलकुलेशन तेज़ करनी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने, ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही पता हो कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपका जो सोचने का 15 से 20 सेकंड का टाइम है, कैलकुलेशन का 20 से 30 सेकंड का टाइम है, तो करीबन 40 से 50 सेकंड का टाइम आपका बच जाता है, ऑलमोस्ट अ मिनट। तो अगर कोई सवाल आप 2 मिनट में कर रहे थे पहले, अब वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने वाले थे, लेट से पहले 10 हो रहे थे, अब 20 हो जाएंगे, तो आपके डबल हो गए, तो चांसेस भी आपके बढ़ गए। ठीक है, सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नॉट जस्ट क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सर्कल को हम यहीं कंक्लूड करते हैं, और जो भी अगर आपको समस्या आती है तो डिस्कस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।